ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੈਪੁਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਗੁਲਾਬੀ ਨਗਰੀ ਜੈਪੁਰ, ਜਿੱਥੇ ਟਾਕ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਈਵੈਂਟ ਹੈ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਈਵੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। 4 ਦਿਨ ਈਵੈਂਟ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਰੋਸ ਦਾ ਵਰਲਡ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਈਵੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਹੂਗਾ। 7ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਟਾਕ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਏਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੱਲਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਵਿਨਾਸ਼ ਜੀ, ਟਾਕ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਕੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਸੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ। देखो मोटिव बड़ा सीधा सी कि एक ਜਿਹੜਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਐੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, क्योंकि जर्नलिज्म अगर अपना काम सही तरह नहीं करेगा तो सरकार के ऊपर जवाबदेही कौन लाएगा। तो एक आइडिया था मेरा कि जर्नलिस्ट को भी क्वेश्चन किया जाना चाहिए। तो ये सोच के हमने ये फेस्टिवल बनाया और ये 7वां एडिशन है। इस बार ही हमारे यहाँ करीब 110 स्पीकर आ रहे हैं। ठीक है। तो हमारे रेंज रहती है कि न्यूयॉर्क टाइम्स से भी अगर रिपोर्टर बोलेगा तो सुकमा से भी रिपोर्टर बोलेगा, बाबूशाही भी बोलेगा तो शिलोंग से भी बोलेगा। तो पूरे इंडिया से जर्नलिस्ट आ रहे हैं, लोग मिलते हैं, बात करते हैं, आपस में नेटवर्क बनाते हैं। ये इसका काम रहता है और हमारे मुख्य पार्टिसिपेंट होते हैं जर्नलिज्म पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, क्योंकि फ्यूचर ये है। अगर ये ही ढंग से नहीं कर पाए या ये इसको नहीं पिक कर पाए तो हम आगे का जर्नलिज्म किस तरह ग्रो करेंगे। ਵਿਨਾਸ਼ ਜੀ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਸ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਆਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਰੀਅਰ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲੂਗੀ ਐਸੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ। देखो मदद इस तरह मिलती है कि मैं जो जर्नलिज्म पढ़िया तो मैं वेख्या कि सिर्फ एक मास्टर आउदा है क्लास में। ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਨਾ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਪਾਤੇ ਹੈ, ਸੁਣ ਪਾਤੇ, ਪੜ੍ਹ ਪਾਤੇ। ਇਧਰੋਂ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ बैठ सकते हैं, गल कर सकते हैं, उन्हें सीख सकते हैं कि काम किस तरह का हो। तो इसके लिए बच्चे ज़रूरी है और मेरा फोकस रहता है कि सिर्फ बच्चे आए। हम लोग आप देखेंगे कोई शहर से इधर उधर की क्राउड नहीं लाते। स्टूडेंट्स जितने आएंगे उतना बढ़िया। ਅੱਛਾ, ਦਾ ਵੌਕਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, 7th ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਾਰੀ। ਬਾਕੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ पास्ट ਵਿੱਚ हो रहे सी इवेंट, उन्होंने नालों डिफरेंट की हो रहा है? डिफरेंट ये हो रहा है कि हमने इस बार जर्नलिज्म को बहुत फोकस किया है और जितनी इंडिया की डाइवर्सिटी जोड़ सकते थे हमने जोड़ी। जैसे मैंने कहा कि आप पंजाब से हैं जी, कुछ शिलोंग से आ रहे हैं तो 2 एंड से आ रहे हैं, कश्मीर से लोग आ रहे हैं तो तमिलनाडु से लोग आ रहे हैं। तो जितनी डाइवर्सिटी हम इंडिया की शोकेस कर सके, करीब 16-17 स्टेट से यहाँ जर्नलिस्ट हैं। ਜੇ ਐਮੀਨੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੜੇ ਨਾਮੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਐਮੀਨੈਂਟ ਨਾਮ ਬੱਲੀ ਸਾਹਿਬ तो इस बार आ नहीं पाए, उन्होंने तबीयत ठीक नहीं थी। उनके अलावा अगर मैं देखूँ तो राजदीप आ रहे हैं, बरखा दत्त आ रही है, वरदराजन आ रहे हैं, अभी जगदीश चंद्रा जी है जो यहाँ फर्स्ट इंडिया नेटवर्क चलाते हैं, वो आ रहे हैं। फिर आपको भास्कर के एडिटर्स मिलेंगे। एक कल आई थी मिताली मुखर्जी, वो रॉयटर्स फाउंडेशंस को लीड करने वाली है अगले महीने से। तो इस तरह से लोग आ रहे हैं काफ़ी सारे। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੂਸਟ ਆਊਗਾ ਇਸ प्रोफेशन ਦੇ ਵਿੱਚ? बूस्ट से उम्मीद हम यही कर सकते हैं कि अगर हमने बच्चों को सही ढंग से तैयार किया तो कोशिश की जाएगी कि वो आगे बढ़ के ढंग से अपना काम करें। मुझे बड़ी खुशी होती है, 3 साल पहले एक बच्ची हमारे यहाँ इंटर्न थी, आज वो एक लीडिंग न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ प्रेजेंटर है। तो वो जो ग्रोथ है वो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। ਅੱਛਾ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ किस महीने करवाया जाए? अगले साल हम इसको सितंबर में कराएंगे और लास्ट डे को हम डेट्स अनाउंस कर देंगे जैसे ही हमारा वेन्यू से डेट फाइनल हो जाएगा। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੱਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਟਾਕ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਲਕਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਬੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ।
लेकिन जब पूरे देश से एक मैसेज देना होता है तो भाषा बदलता है। इस बदलाव भरी भाषा में दर्शकों का टिके रहना, पाठकों का बने रहना, कितना मानते हैं कि एक तरीके से बड़ी थ्रेट के रूप में है कि जब जरूरत हो तो उनकी लैंग्वेज में पढ़ दिया जाए और जब हमें जरूरत हो तो हमारी भाषा बदले। अंकित भी बिल्कुल आपके पास मीडिया में ये पॉइंट ज़्यादा था। आपने जैसा बोला कि दर्शकों पाठकों की बातों बातें आती है। सबसे पहले जैसे मैं पंजाब के एग्जाम्पल देता हूँ, पंजाबी में जैसा हमारा जो पोर्टल है वो पंजाबी में स्टार्ट हुआ था, पंजाबी में है और इंग्लिश में है। इंग्लिश में हमें मजबूरन स्टार्ट करना पड़ा क्योंकि रीजनल को करने के बाद क्योंकि इंग्लिश की जो रीच है वो मैक्सिमम पंजाबी। आपको उस फर्क को मेंटेन रखना पड़ेगा। सबसे पहले उन्होंने सवाल किया कि खबरों में मसाला नहीं है तो उसको कवर करने के लिए नहीं कहा जाता। देखिए, संस्थान में काम कर रहे हैं तो उसकी पॉलिसी आज खबरें कहाँ चलती है, आज तो ट्रेंड चलता है। जो ट्रेंडिंग में है वही खबरें। अगर अपने आप को संतुष्ट करना पड़ेगा तो आपको भी मेरी तरह कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। उस दिन अपने पूरे टीवी पे जो चल रहा था वो ये चल रहा था कि हैदराबाद बहस कर सकते हैं, आप अपने आप को झोंक सकते हैं सामने, लेकिन आपको सोच को बचाना पड़ेगा। इसके लिए आपको जो करना पड़ेगा वो करना चाहिए। और आपको अगर भरोसा जीतने वाली जो बात हुई तो जैसे मैं बस्तर के आदिवासियों के साथ रिपोर्टिंग करता हूँ तो मैं बोलता हूँ मैं शाकाहारी आदिवासी हूँ, मैं उनके साथ आदिवासी हो जाता हूँ। अगर जमीन में बैठा है, हमारे साथ खाना खा रहा है, हमारे साथ ही सो रहा है, उनकी भाषा में बात कर रहा हूँ, ज्यादा कोशिश करें कि उनकी भाषा में बात करें तो आपको ज्यादा कनेक्टिंग फील होगा, उनको ज्यादा कनेक्टिंग फील होगा। इस तरह से आपने भी एक सवाल पूछा कि आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, बात ऊपर तक जा रही है कि नहीं जा रही है। एक लंबा माध्यम है और जरूरी नहीं है कि आजकल तो पता है कि ट्रेंडिंग का जमाना है। और दूसरी चीज, जब ट्रेंड पे है तो लोग देखते नहीं ऐसी खबरें कि किसान मर गया, क्या लेना देना, सैकड़ों किसान मारे जाएंगे। आप इस पे की बात तक पहुंचती है, आप जो लिखते हैं ये बताइए। और चूंकि समय आप कम है, हाँ, आप तो रणविजय भी आप मुझे ऐसा लगता है कि बात पहुंचती है जहां आप अभी के वक्त में आप जो कोई मुद्दा जब वो आएगा ही नहीं, हम उस तक जब जाएंगे नहीं और उसे उठाएंगे ही नहीं और तो वहीं दबी रहेगी। जब आप चीजों को उठाएंगे, सामने लेकर आएंगे तो कहीं ना कहीं वो क्लिक करेगा और लोगों तक पहुंचेगी और उसका असर होगा, ये भी गारंटीड है। कोई एक उदाहरण जल्दी से, कोई उदाहरण जिसमें सामने लाया गया और वो उसका असर दिखा। मैंने ये जो आंगनबाड़ी वाली बात कही कि देखिए आप एक नॉर्मल मतलब उस पे अगर निदेशक सीधे वो कर रहा है एक खबर पर जो कि पूरे हालांकि पूरे स्टेट के बच्चों का पूरा वो है, लेकिन अगर उस पे थोड़ा भी उसका ध्यान गया उससे 2% भी वो बिल्कुल वो उदाहरण पेश करता है। तो आप लोगों का मुझे लगता है जो सवाल था बहुत अहम सवाल था, बल्कि कुछ चीजें जो छूट रही थी। और सभी स्पीकर्स के अपने अपने मत हैं। विकास का कहना है कि आप बड़े संस्थानों में कॉर्पोरेट हाउसेज में रहते हुए इन मुद्दों को नहीं उठा सकते, ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं कि ऐसा है। आपको बहुत लिमिटेड स्पेस मिलेगा, संघर्ष बहुत ज्यादा होगा, नए तरीके तलाशने होंगे, आपको अपनी खबरें बेचनी बहुत मुश्किल होंगी। एडिटर्स को तो समझाना मुश्किल होता है, लेकिन वो कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि फिर भी कर सकते हैं। और यही अच्छाई है कि सभी के अपने अपने मत हैं, अपना अनुभव है, उसके मुताबिक अपने साथ सबने आपके सामने रखे हैं। और आप सभी की बातों का हम लोगों ने कोशिश किया है कि जवाब मिल जाए। तो ये जो पूरा इसमें आप ये कह सकते हैं कि ये इकोनॉमिक न्यूज है, लेकिन ये उतनी पॉलिटिकल न्यूज भी, क्योंकि जब चीजों के दाम बढ़ते हैं तो पॉलिटिशियंस को जवाब देना पड़ता है। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि जो बेसिक इकोनॉमिक्स है उसकी समझ, थोड़ी बहुत समझ, पूरी समझ तो किसी को नहीं होती है, तो थोड़ी बहुत समझ जो है जो वो हमें सभी लोगों को होनी चाहिए। बिजनेस जर्नलिज्म है, इकोनॉमिक जर्नलिज्म है, हम लोग जाने में फंस जाते हैं और जाने सुनते ही ना लोगों का दिमाग बिल्कुल बंद हो जाता है। जब आप सुनते हैं किस तरीके से GDP, these are important terms I agree, पर अगर आप इसको बेस लेवल पे नहीं लेके आएंगे, आप लोगों को नहीं समझाएंगे कि इससे उनको क्या फर्क पड़ता है, उनकी नॉर्मल लाइफ में क्या इम्पैक्ट कर सकता है, उनके अपने देश की इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट कर सकता है, यू विल लूज एंड दैट इज द प्रॉब्लम आई थिंक मोस्ट कि वो बात इतनी टेक्निकल करते हैं कि लोगों को ना समझ आता है और ना उनको ये समझ आता है कि इससे उनको क्या इम्पैक्ट हो सकता है। अगर मैं बोलूँ कि आप घर जाके अपनी माओ को पूछो पिछले साल आपसे मिलकर के लिए कितना लिखा
आप आलू प्याज खरीदने के लिए कितना देती थी, ये सब आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है ना. बट इफ आई टेल यू गो होम एंड आस्क योर मदर एंड योर फादर, यू नो व्हाट वाज द डिफिकल्ट सिचुएशन लास्ट ईयर, आई लॉस्ट यू नो, वी हैव टू मेक द एफर्ट to make people understand that really at the end of the day, economics is exactly what matters to every household. इसमें यूनिवर्सिटीज ਟਾਕ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੁ ਫਨਕਾਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਨੇ, ਟੈਲੈਂਟਡ ਨੇ. ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ. ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਕ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ बनने लिए आए ने. शेर मोहम्मद जी, अपने बारे में बताओ पहले तो. जी सर, मेरा नाम शेर मोहम्मद है और मैं यहाँ स्टडी करता हूँ जयपुर में और यहाँ विजिट करने आया था यहाँ पे. और कैसा लगा टॉक जर्नलिज्म? बहुत अच्छा लगा. काफ़ी लोग कई नई चीज़ें सीखने को मिली. अच्छे अच्छे लोग, मतलब काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन यहाँ पे है. तो आप जो गायकी करते हो, क्या फोक गाते हो, क्या गाते हो? जी, जैसे हम हमारे जनरेशन में ये मतलब फोक म्यूजिशियन ही है. हम उसी बिरादरी से बिलोंग करते हैं हम लोग. तो फोक सिंगिंग हमारा फैशन से और फोक के साथ हम करते रहते हैं. और तो कोई राजस्थानी फोक गाना सुना दो आप. बिल्कुल बिल्कुल सुना देता हूँ. केसरिया बाल में आवोनी पधारो मारे देश रे, केसरिया बाल में आवोनी सा पधारो मारे देश, सोनेरी धरती जटे ओ मारे चांदी रो आसमान, रंग रंगीलो रस भरो ओ मारो प्यारो हिंदुस्तान रे, है जी मारो प्यारो हिंदुस्तान. केसरिया बालमा ते आवो निशा पधारो मारे देश रे, पिया प्यारी रा बालमा ते आवो निशा पधारो मारे देश रे जी. शुक्रिया जी, क्या बात. श्रीपाली स्कूल में अच्छा लगता था, सेवियर स्कूल से पढ़ रहे थे और अपनी स्कूल मैगजीन एक स्टेज कैरेक्टर था और हिंदी के शौक में मैंने सोचा, लेकिन कभी सीरियस राइटिंग नहीं करी. उसके बाद IIT के मौके लिखता था, लोगों के ऐसे जो मैं लिखता था, बट खुद कभी सीरियस नहीं. मन में हमेशा था कि मैं किताब करके लिखूंगा. मैंने कुछ लिखना शुरू किया IIT के एक्सपीरियंसेस, फिर उसको आधे में मैंने छोड़ दिया. और वही चीज़ मेरे पैशनेट मेरे दोस्त चेतन नगर में बाद में लिखी 5 पॉइंट सामने, वो बहुत ही फेमस इंटरनेशनल फेमस तो मिला. और उसके बाद मुझे अपने आप से काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हो कि मैंने क्यों नहीं लिखी, आलस में रह गया क्योंकि पुलिस की नौकरी का टाइम भी कम था और साथ में लगता था कि क्या लिखा सब कुछ ठीक है. और उसके बाद जो मेरे साथ कई ऐसे वाक्य बिहार में रहते इतनी जिंदगी घटना है और वहाँ पे चैलेंजेस कैसे थे, तो मेरे को कई लोगों ने कहा आपके पास इतनी सारी कहानियाँ लिखते क्यों नहीं. तो उसी क्रम में मैंने नीरज पांडे को अपनी स्टोरीज बताई. हमको बहुत अच्छा लगा इसका पहले फिल्म बनना चाहिए क्योंकि कोरोना में इसका वेब का डिसीजन था. और चूंकि फिल्म की बात करें तब फिल्म करना तो इस तरह की बात पता चली तो उन्होंने कहा स्टोरी आप फिल्म लिख सकते हैं. हमेशा वो कभी चेतन भगत ने किताब लिखी मैंने नहीं लिखी. तो उनके कहने पे और फिर कहते हैं रास्ते खुलते जाते हैं, कोई चीज़ बहुत इच्छा से चाहते हैं. तो पेंगुइन इंडिया तो मैंने सबसे बड़ी फाउंडेशन से उन्होंने मुझे अप्रोच किया है. मैंने बिहार डायरी लिखी और मुझे खुद ही पता था कि वो इतनी ज़्यादा लोगों को पसंद है. बिहार डायरी से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई. उसके बाद मुझे बोला कि एक और किताब लिखी थी, मैंने लाइफ इन द यूनिफॉर्म लिखी. उसका फॉरवर्ड लिखा अनीश त्रिपाठी और वो भी किताब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई, खासकर जो लोग यूपीएस के एग्जाम देते हैं या जिनको कुछ इंस्पिरेशन चाहिए लाइक उन दोनों किताबें हैं. फिर पिछले कोरोना में फिर लॉकडाउन हुआ तो उसमें बैठे बैठे 20 दिन मैंने ऐसी किताब लिखी और मुझे नहीं पता था कि अब शायद नाम हो गया है क्या हुआ. वो भी तुरंत सभी पब्लिशर्स वो भी मैंने
विकार है मुझे कोई चर्चा होती है, खासतौर पर जिस तरह का सरकार ने किया आप लोगों को अरेस्ट बहुत चैलेंजिंग होता है और यहाँ डायरीज नोबल आपकी फिर अचानक कुछ आशा की किरण दिखनी शुरू हुई और हमारी मेंस हॉकी टीम ने और हमारे महिलाओं की टीम ने कुछ अचीवमेंट हासिल किए। तो इंडियन एक्सप्रेस ने बजाय सामान्य शीर्षक लगाने के, हेडलाइन लगाने के, हेडलाइन में सारे खिलाड़ियों के नाम लिखे कि भाई आज का शीर्षक यही है। तो ये मेरी नजर में एक बहुत अच्छा इनोवेशन था, जिसमें वो जो सेंस ऑफ प्राइड का जो फील आना चाहिए वो है, और ये जो खिलाड़ी हैं इनको जो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए वो आप देख पा रहे हैं। ये टाइम मैगजीन का एक इनोवेशन है। टाइम मैगजीन हर साल कहती है कि हमारे इस साल के मैन ऑफ द ईयर हैं ओबामा, मोदी या कोई और। ये न्यूयॉर्क टाइम्स हर साल एक विशेषांक इस तरह का जारी करता है। ये वो साल था जब पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई थी और कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। टाइम मैगजीन ने कहा इस साल के हमारे मैन ऑफ द ईयर या पर्सन ऑफ द ईयर हैं आप, और उन्होंने एक कवर पे एक दर्पण जैसा, एक मिरर जैसा, शीशे जैसा एक लगाया जिसमें आप अपनी शक्ल देख सकते हैं। तो ये इनोवेशन बहुत ही अलग और आउट ऑफ द बॉक्स जिसको बोल सकते हैं वो सोच वाला। उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर था और वहां कहा गया कि भाई फैमिली मेंबर्स को टिकट नहीं मिलेंगे, लेकिन कांग्रेस में फैमिली तो अनिवार्य चीज है। और उसमें लेकिन उन्होंने अंदर ही अंदर तय कर लिया कि एक परिवार है जिसपे ये लागू नहीं होगा। लेकिन इसमें इनोवेशन इसके आगे है। इनोवेशन ये है कि अशोक गहलोत तब ट्रेन से उतर रहे थे, ट्रेन से ये सारे लोग आ रहे थे, अशोक गहलोत नहीं, राहुल गांधी। तो ट्रेन से उतर रहे थे और ट्रेन के इस डिब्बे पे लिखा हुआ था रिजर्वेशन। तो ये एक छोटा सा इनोवेशन था। ये क्योंकि राजनीति की बात चल रही है उसी को आगे बढ़ाते हुए, राज्यसभा चुनाव थे, उसमें एक चीज बार बार कही जा रही थी कि भाई ये चुनाव ऐसे हैं जो बड़े प्रतिष्ठा वाले बन गए और इसमें साम दाम दंड भेद सब चलेंगे, और सब कुछ चला भी। लेकिन अंततः क्या चला? अंततः चला अशोक गहलोत फैक्टर। इन्होंने एक भी खाना ऐसा नहीं छोड़ा जिसको चेक नहीं किया हो। इन्होंने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। हर लेवल पे उन्होंने हर तरह की कोशिशें, हर तरह के काम इस तरह से किए या राजनीति इस तरह की की कि हार ही नहीं सकते थे। और इन्होंने घनश्याम तिवाड़ी के अलावा तीनों सीटें कांग्रेस को हासिल हुई। तो जो एक उक्ति जो लगातार कही जा रही थी कि भाई साम दाम दंड भेद चलेगा, उससे ज्यादा चला अशोक गहलोत फैक्टर। तो ये जो हेडलाइन है ये इसका इनोवेशन है, साम दाम दंड गहलोत। इनोवेशन जरूरी नहीं है कि कोई पिक्चर का हो, हेडलाइन के इनोवेशन तो सबसे बड़े होते हैं, सबसे प्रभावी होते हैं। ये जैसे कि राजस्थान में हो रहा था लगातार एक के बाद एक दुष्कर्म की घटनाएं और बहुत ही गंभीर तरह की वारदातें, ये उसी तरह की एक घटना थी। और इसमें जो बच्ची थी वो ना सुन सकती थी ना बोल सकती थी। तो आप उसको अखबार में किस तरह से प्रस्तुत करेंगे, ये एक बात थी। और आम आदमी थक गया है वो सारे हेडलाइन पढ़ के दुष्कर्म की घटनाओं के। तो क्योंकि ये न बोल सकती थी ना सुन सकती थी, तो ये अपना दर्द किस तरह से बता पाई होगी? सबसे पहला सवाल तो यही था। डॉक्टर ने पूछा होगा या पुलिस ने जांच के दौरान पूछा होगा, तो अपना बता भी कैसे पाई होगी? तो ये एक छोटा सा इनोवेशन इसमें ये था कि ये जो इनकी लैंग्वेज होती है, जो बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, उनकी लैंग्वेज में बताने की कोशिश की, वो अपना दर्द कैसे बयां किया होगा। देखिए बहुत सारे इनोवेशन या हमारे बहुत सारे हेडलाइन उन सारी चीजों से निकलते हैं जो हम लोग रोजमर्रा में देखते हैं, सुनते हैं, बात करते हैं। तो इस हेडलाइन के लिए आप बोल सकते हैं कि ये एक विज्ञापन से आया। आप में से पता नहीं कितने लोगों को वो विज्ञापन याद है। एक कोई कार कंपनी का एड था जिसमें उस कार की साइज को थोड़ा सा बड़ा किया था और उन्होंने विज्ञापन में कहा था ये कार नहीं है, ये कार है। तो जो हमारी सरकार थी वो सरकार नहीं थी, सरकार थी क्योंकि
इस मंत्रिमंडल में इन्होंने इतने लोगों को संभालने की कोशिश की और मंत्रिमंडल के अलावा जो दूसरे पद होते हैं वो देकर उन्होंने इतना लंबा अपना कुनबा बना लिया था कि उसके लिए कोई भी हेडलाइन छोटा पड़ता, ये भी शायद थोड़ा छोटा होगा, पर सरकार थी ये। तो ये इस तरह का एक इनोवेशन था। सबसे अच्छे इनोवेशन हेडलाइन पे होते हैं, क्योंकि एक अखबार के पास या एक टीवी के पास अपनी जो सबसे बड़ी जो एक तरह से कह सकते हैं संपत्ति, जिसमें वो सीधा रीडर से कनेक्ट होते हैं, वो उसका हेडलाइन। तो ये कुछ नवाचार थे जिन इस तस्वीर के साथ एक दूसरी तस्वीर भी मेरे सामने आती है। वो तस्वीर ये है कि मीडिया का बहुत तेजी से विस्तार हो रहा है। आपके इस सत्र से ठीक पहले एक मीडिया बैरन अपने साम्राज्य के विस्तार की महागाथा हमको बताकर गए हैं। और आपने जो 95 से अपने कैरियर की शुरुआत की बात की, तब से अब तक मीडिया में कितना फैलाव हुआ है ये हम सब लोग जानते हैं। अब ये जो सारा अविश्वसनीय मीडिया सूचनाओं का इतना बड़ा अंबार जनता पर उड़ेल रहा है, उसके बीच में सच्चाई तो दब जाती है। और ऐसे लोग समाज में बहुत कम हैं जो सही और गलत के बीच में विवेक कर पाए। बहुत थोड़े से लोग हैं जो यहाँ टॉप जर्नलिज्म में आकर इस तरह की बातें कर रहे हैं, वरना तो एक सामान्य आदमी के लिए अखबार में छप जाना या टीवी के चैनल पर कोई बात आ जाना वो वेद वाक्य होता है। तो ये जो एक परिदृश्य बन रहा है कि हम सब के ऊपर इतना सारा झूठ, इतना सारा प्रचार, इतना सारा दुष्प्रचार उंडेला जा रहा है, इसके बीच में से हमारे उभरने की संभावनाएं आपको कैसे और कहाँ नजर आती है? मुझे संभावनाएं बहुत अच्छी लगती है। मैं मानता हूँ कि हमारी संख्या कम है। जाहिर है कि हर कोई शायद खुल के बोल नहीं पाता, लोगों की अपनी अपनी बाधाएं हैं, अपनी अपनी सीमाएं हैं। बहुत सारे लोग अपने जिस महकमे या जिस इदारे में काम करते हैं उनकी अपनी उसकी अपनी एक अनुशासन के तहत को अपने हाथ पैर को बंधे हुए महसूस करते हैं। मैं उस तरह से आज़ाद हूँ क्योंकि जिस महकमे के लिए मैं काम करता हूँ ये नॉन प्रॉफिट संस्थान है, इसमें आई डोंट फील एनी कंस्ट्रेंट करता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये गौर करने वाली बात है कि ये साम्राज्य लोगों का फैल रहा है। पैसे जो है खूब खर्च किए जा रहे हैं, इसके बावजूद क्राइसिस ऑफ फेथ और ट्रस्ट है। ये लोग जनता को पूरी तरह से कन्विंस नहीं कर पा रहे। कुछ महीने पहले ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का एक रिपोर्ट आया था मोदी सरकार का, जहां पे वो कह रहे हैं कि भाई टीवी पे अखबारों पे कागजों को लोग पा चुके हैं, लेकिन ये जो डिजिटल मीडिया का वक्त ये जो है इसमें नैरेटिव जो है कहीं और चला जा रहा है। और उसकी वजह से जो है ये इन लोगों ने नए कानून, नए रूल्स इख्तियार किए हैं ताकि कहीं ना कहीं डिजिटल मीडिया पे दबाव डाला जाए। इसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। द वायर, जो न्यूज मिनट है, बहुत सारे जो लीफलेट जो लीगल पोर्टल है, हम लोगों ने रूल्स को चैलेंज किया है। और मुझे उम्मीद है कि उस चैलेंज में हम लोग हमारी जीत होगी। और मेन पॉइंट मुझे लगता है कि ये कि सोशल मीडिया का जो दौर है इसका दुरुपयोग भी हो रहा है, सरकार की तरफ से जम तो हो रहा है, लेकिन सोशल मीडिया छोटे मीडिया आउटलेट्स को अपनी आवाज दूर तक पहुंचाने का एक जरिया भी है। इसीलिए सरकार जो है वो हमेशा ट्विटर, यूट्यूब इन पे दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। पता नहीं वो किस हद तक सफल होंगे नहीं होंगे, हो सकता है कि पूरी तरह से सफल हो जाए, फिर हमको और तौर तरीके निकालने पड़ेंगे। लेकिन आप याद करिए 30 साल पहले का जमाना, आप या हम जैसे लोग अगर किसी मीडिया अदालत से निकल गए मेन स्ट्रीम को मेन स्ट्रीम से, तो हमारे सामने विकल्प क्या था? छोटा सा एक रिसाला निकाल लें, 200 मतलब एक पाक्षिक मैगजीन निकाल लें, छोटा सा चंद कॉपी उसके छाप के उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं, साइकोस्टाइल करते हैं। अब जो है क्योंकि डिजिटल इरा है, सच्चाई को दबाने की जो कैपेसिटी है सरकार के पास, वो
मतलब कि इतनी ज्यादा नहीं है उनके पास जितना वो समझते हैं। और हमारी भी अपनी जो कैपेसिटी है रिजर्व करने के लिए, टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए, और अगर हम इसको रिस्पॉन्सिबली यूज करें तो मुझे नहीं लगता है कि जो सच्चाई जो हम बताना चाह रहे हैं, जो लोग चाहते हैं, उसको ये लोग दबा पाएंगे। Harshita Ogale from Banasari University. Sir, just a few months back, I saw a post on Instagram where a huge war going on in comment section, and a student posted a statement. I am lucky that I didn't choose journalism as my field of career. So, sir, how to cope up with these negativities and comment like this, sir? Feel pessimistic, given the rot that's all around. But there's so many examples. I mean, when you look at Mohammed Zubair, don't you feel inspired? You look at Ravish, you look at videos of Arfa Khanam or this Ajit Anjum or other people who are using YouTube and reaching lakhs and lakhs of people. Right? Or you read the journalism coming out of Kashmir. I mean, Kashmiri colleagues of ours are in such an atrocious state, they're not able to travel abroad. And counted 4 journalists from Kashmir who've been stopped from flying abroad. You have 4 or 5 journalists who have been in jail for several months now. When they file a story, the police will call them to Thana and say, "Yeah, aapne kaise file kiya?" And if despite all that, I get 10 pictures a week from brave Kashmir journalists. Right? So I think that there's plenty out there to be inspired by. We should be and remain inspired and don't keep it to negativity. Thank you.